Hello guys, welcome to my channel Success Point Asansol. Today we are analyzing a very critical editorial from the Hindu titled Troubling Repeat. It raises serious questions about ISRO's quality assurance after the recent failure of the PSLV C-62 mission. This topic is important for science and technology current affairs. Let's decode it line by line. सबसे पहले हम लोग इस पैराग्राफ में यूज़ किए गए कुछ इम्पॉर्टेंट वोकेबलरीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले उन सब के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में जानेंगे, फिर फ्रेजल वर्ब और फिर कुछ इडियम्स के बारे में जानेंगे एंड सबसे एंड में हम लोग इस एडिटोरियल का फुल एनालिसिस करेंगे इन इंग्लिश टू हिंदी। ओके, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वोकेबलरी से। तो आज का हमारा पहला वोकेबलरी है, पहला वर्ड है एनिमली। ये एक नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग है विसंगति या फिर अनियमितता या फिर खराबी, जिसका सिनोनिम्स है एबनॉर्मलिटी मतलब कि असामान्यता, मतलब कि जो नॉर्मल ना हो। सेकंड सिनोनिम्स है इरेगुलरिटी यानी कि अनियमितता जो कि नियम के विरुद्ध हो। थर्ड है डेविएशन मतलब कि विचलन, जो कि जिसका मतलब होता है रास्ते से भटकना। एंड द लास्ट ग्लिच, ये वर्ड हम लोग अभी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है तकनीकी गड़बड़ी। और एंटोनिम्स यानी कि इसका उल्टा मतलब होगा नॉर्मलिटी यानी कि सामान्यता। जो असामान्य है उसका मतलब कि अनियमितता है, जो असामान्य है जो ख़राब है उसका मतलब पॉजिटिव में होगा यानी कि अच्छा होगा। तो नॉर्मलिटी का मतलब होता है सामान्यता, रेगुलरिटी के मतलब होता है नियमितता और स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक या फिर सही स्तर। अब आते हैं हमारे सेकंड वर्ड में एजिस। एजिस यानी कि संरक्षण या फिर छत्र छाया। इसका सिनोनिम्स है प्रोटेक्शन मतलब कि सुरक्षा या फिर बचाव। छत्र छाया और संरक्षण का मतलब सुरक्षा या बचाव भी होता है। स्पॉन्सरशिप यानी कि प्रयोजन या फिर आर्थिक या आधिकारिक सहारा। गाइडेंस जिसका मतलब होता है मार्गदर्शन। पैट्रोनेज यानी कि आश्रय या फिर समर्थन। अब आते हैं एंटोनिम्स यानी कि उल्टा वर्ड, ऑपोजिशन यानी कि विरोध। नेग्लेक्ट यानी कि अपेक्षा या फिर ध्यान ना देना। हमारा थर्ड वर्ड है स्काई रॉकेट, जिसका मतलब है तेज़ी से बढ़ना, जिसका सिनोनिम्स है शोर यानी कि तेज़ी से ऊपर चढ़ना। सर्च यानी कि उमड़ना या फिर उछाल आना। एस्केलेट मतलब कि बढ़ाना या फिर तीव्र करना। इसका एंटोनिम है प्लूमेट यानी कि धराम से गिरना। क्रैश यानी कि गिर कर नष्ट होना। डिक्रीज यानी कि घटना या फिर कम होना। हमारा फोर्थ वर्ड है कैडेंस यानी कि ताल या फिर गति, जिसका सिनोनिम्स है रिदम मतलब कि लय। टेम्पो यानी कि गति या फिर ताल। पेस यानी कि रफ्तार या चाल। एंटोनिम्स है इनकंसिस्टेंसी यानी कि अस्थिरता, मतलब कभी तेज कभी धीमा, मतलब कि अस्थिरता जो कभी तेज भी रहता है कभी धीमा भी रहता है। इरेगुलरिटी यानी कि अनियमितता। हमारा फिफ्थ वर्ड है ऑटोस्पाई यानी कि गहन जांच या फिर चीरफाड़, जिसका सिनोनिम्स है पोस्टमार्टम यानी कि शव परीक्षा या फिर मृत्यु के बाद की जांच। एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षा या फिर मुआयना। एनालिसिस मतलब कि विश्लेषण। इन्वेस्टिगेशन का मतलब भी जांच पड़ताल ही होता है। एंटोनिम्स इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता या फिर जानकारी ना रखना। ओवरलुक यानी कि नज़रअंदाज करना। हमारा आज का सिक्स्थ वर्ड है पॉस्चर यानी कि रवैया या फिर मुद्रा, जिसका सिनोनिम्स है समानार्थी। नेक्स्ट है एटीट्यूड यानी कि दृष्टिकोण या फिर रवैया। स्टेंस का मतलब भी पक्ष या फिर खड़े होने का तरीका, जिसका मतलब कि रवैया मुद्रा ही होता है। पोजीशन यानी कि स्थिति, ये भी आपका रवैया या मुद्रा ही बताता है। अप्रोच यानी कि पहुंच या फिर तरीका, जिसका मतलब भी रवैया या मुद्रा मतलब कि पॉस्चर ही होता है। हमारा आज का सेवेंथ वर्ड है स्ट्रैटेजिक, जिसका मतलब होता है रणनीतिक या फिर महत्वपूर्ण, जिसका सिनोनिम्स है प्रैक्टिकल यानी कि युक्तिपूर्ण या फिर दावपेच वाला। सेकंड है कैलकुलेटेड यानी कि सोचा समझा या फिर नापा तुला। थर्ड है प्लान्ड यानी कि योजनाबद्ध। फोर्थ है क्रिटिकल यानी कि अति महत्वपूर्ण या फिर नाजुक। एंटोनिम्स है रैंडम यानी कि बिना सोचे समझे या फिर बेतरतीब। सेकेंड है ट्राइवियल यानी कि तुच्छ या फिर मामूली। एंड थर्ड इज़ अनइम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वहीन। हमारा लास्ट वर्ड है आज का रिकर यानी कि फिर से होना, जिसका सिनोनिम्स है रिपीट यानी कि दोहराना। रीअपियर का मतलब भी पुनः प्रकट होना या फिर वापस आना होता है, जिसका एंटोनिम्स है सीज यानी कि रुक जाना या फिर समाप्त होना। हॉल्ट का मतलब होता है ठहरना और स्टॉप का मतलब होता है बंद होना।
अब आते हैं फ्रेजल वर्ब में, जो कि इस पैराग्राफ में यूज़ किया गया है। हमारा आज का पहला फ्रेजल वर्ब है शिफ्ट अवे फ्रॉम, जिसका हिंदी मतलब होता है किसी चीज़ से दूर हटना या फिर बदलाव लाना। मतलब कि टू चेंज डायरेक्शन ऑफ और फोकस, टू मूव अवे फ्रॉम अ प्रीवियस पोजीशन और हैबिट। शिफ्ट अवे का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर हटना या फिर बदलाव लाना। सेकंड फ्रेजल वर्ब जो कि इस पैराग्राफ में यूज़ हुआ है किक ऑन, जिसका हिंदी मतलब होता है चालू होना या फिर सक्रिय होना, यानी कि टू स्टार्ट ऑपरेटिंग और फंक्शनिंग, टू एक्टिवेट। इस पैराग्राफ में एक ईडियम यूज़ हुआ है जो है पुट पेड टू, जिसका मतलब होता है पानी फेर देना या फिर पूरी तरह ख़त्म कर देना। पुट पेड टू ये एक ईडियम है जिसका हिंदी मतलब होता है पानी फेर देना या फिर पूरी तरह ख़त्म कर देना, यानी कि टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, टू फिनिश और डिस्ट्रॉय समथिंग इफेक्टिवली। ओके, अब आते हैं हम लोग हमारा मेन टॉपिक, यानी कि हमारा एडिटोरियल का एनालिसिस में, जो कि हमारा आज का टॉपिक है ट्रबलिंग रिपीट इस मस्ट बिगिन रीबिल्डिंग क्वालिटी एश्योरेंस प्रोटोकॉल्स। अब आते हैं एनालिसिस में ट्रबलिंग रिपीट, यानी कि चिंताजनक पुनरावृत्ति। ISRO मस्ट बिगिन रीबिल्डिंग क्वालिटी एश्योरेंस प्रोटोकॉल्स। ISRO को अपनी गुणवत्ता जांचने के नियमों को, यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस प्रोटोकॉल्स को फिर से बनाना शुरू करना होगा। मतलब कि एक ही गलती बार बार होना ये चिंता की बात है और ISRO को अब अपनी जांच करने के तरीकों को सुधारना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं पैराग्राफ में। ऑन जनवरी 12 एज द PSLV C-62 मिशन रोज फ्रॉम Sriharikota into the morning sky and its third stage kicked on, the live telecast abruptly stopped showing the rocket's performance and trajectory। मतलब 12 जनवरी को जैसे ही PSLV C-62 मिशन श्रीहरिकोटा से सुबह आसमान में ऊपर बढ़ा और उसका तीसरा चरण स्टार्ट हुआ, ठीक वैसे ही लाइव टेलीकास्ट ने अचानक रॉकेट का प्रदर्शन और उसका रास्ता दिखाना बंद कर दिया। एज इट बिकम एविडेंट दैट इट्स थर्ड स्टेज हैड सफर्ड एन एनोमली पुटिंग पेड टू द C-62 मिशन इन अ मैनर सिमिलर टू द PSLV C-61 मिशन इन May 2025, द चेंज इन द टेलीकास्ट बिकम मोर फैमिलियर। ठीक है, मतलब कि जब ये स्पष्ट हो गया कि इसके तीसरे चरण में कोई खराबी यानी कि एनोमली आ गई है, जिससे C-62 मिशन उसी तरह ख़त्म हो गया है जैसे कि मई 2025 में PSLV C-61 मिशन हुआ था। तो टेलीकास्ट में आया ये सन्नाटा बहुत जाना पहचाना था। ठीक है, फॉर टिकट्स द PSLV हैज़ बिन द वर्क हॉर्स ऑफ इंडिया स्पेस एम्बिशंस। दशकों से PSLV भारत के अंतरिक्ष सपनों का वर्क हॉर्स, यानी कि सबसे भरोसेमंद और मेहनती रॉकेट रहा है। Together with the rocket's technology being matured, the implication is that the mistakes that sank two PSLV launches could be on the quality assurance side। चूँकि रॉकेट की तकनीक बहुत पुरानी और विकसित है, इसका मतलब ये है कि जिन गलतियों के कारण 2 PSLV लॉन्च डूब गए यानी कि फेल हुई, वो शायद क्वालिटी चेकिंग में कमी की वजह से ही हुई है। एट लीस्ट दिस आर नॉट लाइकली टू बी आइसोलेटेड एनोमलीज। मतलब कम से कम ये कहा जा सकता है कि ये सिर्फ संयोग से हुआ इक्का दुक्का घटनाएं नहीं, बल्कि यही एक गहरा समस्या हो सकती है। The C-61 mission failed after its third stage lost chamber pressure, but rather than publicly reveal the diagnosed root cause, the decision was to leave the failure analysis committee। FSC का मतलब होता है failure analysis committee report with the Prime Minister's office। पिछला C-61 मिशन इसलिए फेल हुआ था क्योंकि उसके तीसरे चरण ने चैम्बर प्रेशर खो दिया था, लेकिन इसके असली कारण को जनता को यानी कि पब्लिक को बताने के बजाय डिसीज़न ये लिया गया कि विफलता विश्लेषण समिति की रिपोर्ट को सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय तक ही सीमित रखेगा, मतलब कि इसको सार्वजनिक या फिर पब्लिक नहीं करेगा। ठीक है, ISRO provided assurance of structural reinforcement and cleared the PSLV for its next flight। ISRO ने ढांचागत मजबूती यानी कि स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट का भरोसा दिया और PSLV को उसकी दूसरी उड़ान के लिए मंजूरी दे दी। ठीक है, द सिम्टम ऑफ द C-62 फेलर अ रोल रेट डिस्टर्बेंस पैरेलल्स द इवेंट्स प्रीसीडिंग द C-61 फेलर। C-62 की विफलता का लक्षण जो कि रोल रेट डिस्टर्बेंस यानी कि रॉकेट की घूमने की दिक्कत के कारण था, वो बिल्कुल C-61 की विफलता से पहले हुई घटना के जैसा ही एकदम सेम था। दिस फाइनेंशियल कंसिक्वेंस आर पूर अंडर द
edges of New Space India Limited, ISRO has been positioning the PSLV as a commercial product in a competitive global launch market. इसके आर्थिक परिणाम बुरे हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के नेतृत्व में आईएसआरओ दुनिया के बाज़ार में पीएसएलवी को एक कमर्शियल प्रोडक्ट यानी कि पैसे कमाकर दूसरे देशों के सैटेलाइट छोड़ने वाला के रूप में पेश कर रहा था। नाउ इंटरनेशनल इंश्योरर्स ऑपरेटिंग इन दिस मार्केट विल रीअसेस द पीएसएलवीज रिस्क प्रोफाइल एंड द इंश्योरेंस प्रीमियम्स कुड स्काई रॉकेट। अब अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनियां पीएसएलवी के जोखिम यानी कि रिस्क का फिर से आकलन करेंगी और बीमा की कीमतें यानी कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, जिससे ये रॉकेट महंगा हो जाएगा। ये उस देश के लिए शर्मिंदगी की बात है जो अंतरिक्ष सेवाओं का बड़ा प्रदाता यानी कि प्रोवाइडर बनने की उम्मीद कर रहा है। द टेन्योर ऑफ ISRO's चेयरमैन V. Narayan has been characterized by a continued shift away from ISRO's traditional culture of scientific openness toward a more guarded bureaucratic posture. ISRO चेयरमैन वी नारायण का कार्यकाल ISRO की पुरानी वैज्ञानिक खुलेपन वाली संस्कृति से हटकर एक सादा गोपनीय और सरकारी यानी कि नौकरशाही रवैये की तरफ जाने वाला रहा है। While the pressure to maintain a high launch cadence is understandable, his decision to move the C-62 mission to the pad while the autopsy of its predecessor remains classified should raise tough questions about the organization's priorities. हालांकि ये समझा जा सकता है कि लगातार और जल्दी लॉन्च यानी कि हाई लॉन्च कैडेंस करने का दबाव है, लेकिन पिछले मिशन की विफलता की जांच यानी कि ऑटोस्पाई रिपोर्ट को गुप्त रखते हुए C-62 मिशन को लॉन्च करने के उनके फैसले पर संगठन की प्राथमिकताओं को लेकर सवाल उठने चाहिए। That the C-62 mission also carried the EOS-NI satellite built by the DRDO and with unspecified strategic applications could help explain a rush if there was one. C-62 मिशन में DRDO द्वारा बनाया गया N1 सैटेलाइट भी था जिसका इस्तेमाल रक्षा कार्यों यानी कि स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशंस के लिए होना था, जो ये समझा सकता है कि अगर कोई जल्दबाजी थी तो वो क्यों थी। Fortunately for Mr. Narayan, ISRO has also demonstrated the increasing reliability of its LVM-3 rocket in his time, most recently with the M6 mission in December 2025. श्री नारायण के लिए अच्छी बात यह है कि उनके समय में ISRO ने अपने LVM-3 रॉकेट की बढ़ती विश्वसनीयता भी दिखाई है, जिसका उदाहरण दिसंबर 2025 में M6 मिशन था। But right now, ISRO's and his best path to restoring confidence and begin the painful work of rebuilding quality assurance protocols is for the Department of Space to release the FAC report for the C-61 mission. लेकिन अभी ISRO और उनके लिए भरोसा वापस पाने और गुणवत्ता जांच के नियमों को फिर से बनाने का सबसे सही रास्ता यही है कि अंतरिक्ष विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस पिछले C-61 मिशन की जांच रिपोर्ट यानी कि FAC रिपोर्ट को सार्वजनिक यानी कि पब्लिक कर दें। द टैक्स पेइंग पब्लिक एंड कमर्शियल स्टेक होल्डर्स deserve to know what went wrong in 2025, whether it recurred in 2026 and why the third stage was affected again. टैक्स देने वाली जनता और व्यापारिक भागीदारियों को ये जानने का पूरा हक है कि 2025 में क्या गलत हुआ था, क्या 2026 में वही गलती दोहराई गई है और तीसरा चरण यानी कि थर्ड स्टेज फिर से क्यों ख़राब हुआ। राइटर ये कह रहे हैं कि ISRO का PSLV रॉकेट जो हमेशा भरोसेमंद था, हाल ही में 2 बार फेल हो गया, मई 2025 में और जनवरी 2026 में। दोनों बार तीसरे चरण में ही खराबी आई। ISRO ने पिछली विफलता की रिपोर्ट छुपाई और अगली लॉन्चिंग की जल्दबाजी की। इससे ISRO की रेपुटेशन और बिजनेस का नुकसान हो रहा है। राइटर का सुझाव है कि ISRO को अपनी गलतियों का रिपोर्ट जनता यानी कि पब्लिक को दिखाना चाहिए और अपनी क्वालिटी चेकिंग को सुधारना चाहिए। ठीक है, इससे प्रॉब्लम ये है कि ISRO ने पहली विफलता यानी कि C-61 की जांच रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया और उसे PM के कार्यालय तक ही सीमित रखा। बिना पूरी सच्चाई बताए उन्होंने अगले मिशन C-62 को भी जल्दबाजी में लॉन्च कर दिया, जो फिर से फेल हो गया। इससे नुकसान ये हुआ कि PSLV भारत का सबसे भरोसेमंद रॉकेट था, जिसे दुनिया भर में बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। लगातार फेल होने से
अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसका बीमा यानी कि इंश्योरेंस बहुत महंगा हो जाएगा, जिससे भारत को आर्थिक नुकसान होगा। अब चेयरमैन पे सवाल ये उठता है कि आईएसआरओ के चेयरमैन वी नारायण पर आरोप है कि उन्होंने आईएसआरओ की खुलेपन वाली संस्कृति को ख़त्म करके इसे एक गुप्त सरकारी दफ्तर जैसा बना दिया है। सुझाव ये है कि विश्वास वापस पाने का एक ही तरीका है कि आईएसआरओ अपनी गलती माने और पुरानी रिपोर्ट को पब्लिक करे और अपनी क्वालिटी एश्योरेंस को फिर से स्ट्रॉन्ग करें। तो हमारा आज का एनालिसिस यही था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।